नमस्कार। आज फादर्स डे है, तो सभी को फादर्स डे के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर एक फादर होने के नाते एक ज्वलंत उदाहरण के माध्यम से अपना ऐसा अनुभव साझा करता हूं जिसे सुनकर अवश्य ही आप सभी को एक फादर के महत्व का एहसास अवश्य ही होगा। बात उन दिनों की है जब मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल का डायरेक्टर था और किन्हीं कारणों से स्कूल बंद होने का मसला चल रहा था। तो तभी आरआरबी रिक्रूटमेंट ग्रुप डी, जिसे कभी ग्रुप सी कहा जा रहा है, का एग्ज़ाम होने का एडमिट कार्ड इन्फॉर्मेशन आ गया। ऐसे में इस एग्ज़ाम के लिए ना तो मैं मेंटली बिल्कुल ही तैयार था, ना मेरी कोई इसमें रुचि थी। लेकिन कई बार हमारे आपके बच्चे भी फॉर्म भर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि इसके बारे में मैं अवेयर भी नहीं था, जागरूक नहीं था कि ये एग्ज़ाम भी मुझे देना है या इसके लिए तैयारी करनी। लेकिन कोई बात नहीं है, जब एडमिट कार्ड आ गया तो इस एग्ज़ाम के लिए मैं गया, अपीयर हुआ और बहुत ही अच्छे मार्क्स से मैं पास भी हो गया। ये मैं अपना स्कोर कार्ड भी आपको दिखाऊंगा, इसे आप देख पाएंगे। इसमें एक्चुअल स्कोर, परसेंटाइल स्कोर, कट ऑफ, इवन आपकी फाइनल कट ऑफ, पैट रिजल्ट, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद जब क्वालिफाइड लिस्ट पैट कैंडिडेट के लिए यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आई, तो उसके लिए हमारा सेंटर अम्बाला पड़ा। अम्बाला जाने की खबर मिलते ही हमने दो काम करने थे, एक तो बोझा उठाना था और एक रेस थी। तो रेस तभी लगानी थी जब पहले आप बोझा उठा पाएं। तो बोझा वाला जो काम था वो क्या था, 2 मिनट में आपको 100 मीटर जाना था वो बोझा लेकर। और दूसरा जो रेस वाला काम था, उसमें आपको 4.25 मिनट में 1000 मीटर की दौड़ लगानी थी। ऐसा करने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगनी थी, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और इस सब आगे की प्रोसेस के लिए आपको बुलाया जाना था। तो जब हम अम्बाला कैंट गए तो यहाँ से बहुत अच्छे गए, क्योंकि हमको तत्काल में ट्रेन में रिजर्वेशन मिल गया था और रास्ते में ही हमने होटल भी बुक कर लिया था ठहरने के लिए। लेकिन अम्बाला पहुँचने के बाद जो हमने फेस किया वो बहुत ही हृदय विदारक रहा, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद हमने जो होटल बुक किया था, उस होटल वाले ने हमको मना कर दिया कि मेरे पास तो रूम खाली है ही नहीं, बस इतना हो सकता है कि आपके पैसे वापस करा सकता हूँ। और उसने क्लियरली ये कह भी दिया कि आज का दिन ही है जिसमें कि मैं अच्छे से कमा सकता हूँ। यानी 500 रुपये का कमरा उसका, वो जितने में उसने सोचा होगा उतने में जा सकता है। तो हमने भी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं किया, क्योंकि उसने हमारे पैसे तो वापस करा ही दिए थे। बावजूद उसके उसने हमें कई होटल, धर्मशाला और कई सारी जहाँ जहाँ भी उसने हमें बताई, हम वहाँ गए। इस सब में हमारा 3 घंटे से ऊपर का समय बर्बाद हो गया। लेकिन हर जगह हमको ना ही सुनने को मिला, और ना सुनने के बाद हम परेशान हो गए। वहाँ पर हमारे जैसे और भी भाई बंधु थे जो कि हमारे साथ घूमे, भ्रमण किए, तो उन सबको भी यही सहन करना पड़ा। और वहाँ पर हम लोगों को इतनी थकान हो गई थी, हम बहुत परेशान थे। आखिरकार हम रेलवे स्टेशन ही पहुँचे। वहाँ जाकर भी हमने देखा तो वहाँ ठहरने को तो छोड़ दीजिए, बैठने तक की भी बड़ी दिक्कत थी। हमको डॉर्मेट्री जो होती है वहाँ पर भी जगह नहीं मिली और बड़ी परेशानी। ऐसे में बस क्या था कि एक जो ठहरी हुई ट्रेन थी वो हमने देखी, अंधेरे में है एक ट्रैक पर और उसमें जनता जा रही आ रही है, तो हम भी उसी ट्रेन में जाने का मन बनाए और उसी में हम गए। और उसी में किसी प्रकार से 3 साढ़े 3 बजे तक उसमें रहे। और रहने के बाद अचानक से वो ट्रेन चल दी, तो बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा।
लेकिन कोई बात नहीं है, वो हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो आरआरबी ग्रुप डी, अब ये ग्रुप सी हो गया है एग्जाम, 10th पास कैंडिडेट के लिए होता है, यानी 10वीं पास के आधार पर ये एग्जाम होता है। तो अब चूंकि मैं तो एसएससी सीजीएल ही 4 बार क्वालिफाई कर चुका हूं, तो मेरे लिए कोई बड़ा एग्जाम नहीं कह सकते आप। लेकिन जो 10वीं पास बंदा है उसके लिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करना छोटी बात हम नहीं कह सकते। और मैं अवश्य ही ये कहना चाहूँगा कि जो 10वीं पास बंदे हैं उनको अवश्य ही तैयारी करके इस एग्ज़ाम के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इसका पे एंड पर्क जो अभी तनख्वाह वगैरह है वो काफ़ी अच्छा है, और अभी तो ग्रुप सी भी हो गया है। तो कम पढ़ाई में छोटी उम्र में ही जॉब मिल जाए तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, आप सोचिए कि जो 10वीं क्लास पास है कितने का होगा, 16-17 साल का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल का होगा, और किसी भी हालत में 19 का भी हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, वो तो 40 प्लस ही होंगे। अब जैसे कि मेरे केस में मैं 47 ईयर्स हो गया, तो ऐसे केस में भी उन्होंने जो रनिंग का टाइमिंग था और वेट लिफ्टिंग का टाइमिंग था वो सेम था एज नॉर्मल कैंडिडेट के लिए था। तो ऐसे में क्या है कि जो पॉलिसी मेकर्स है उनको इस चीज़ पर ध्यान देने की अवश्य ही आवश्यकता है, उनको डिफेंस मैनुअल रेफर करने की आवश्यकता है, क्योंकि रेस या रनिंग जैसी चीज़ों के लिए जो टाइमिंग होता है वो एज बेस्ड होता है, जबकि उन्होंने 17 साल और 47 साल के व्यक्ति के लिए एक ही समय रख दिया। तो अम्बाला कैंट पर हम रात जैसे ही बिताए, सुबह हुआ, सुबह होने के बाद हम वहाँ पहुँचे, वहाँ सारी प्रक्रियाएं पूरी हुई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिंगरप्रिंट्स, आधार चेकिंग वगैरह वगैरह, न जाने क्या, फिर बैच नंबर अलॉटमेंट हुआ, और ये सारी चीज़ें होते होते उन्होंने प्रोसेसिंग कराई। तो सबसे पहले उन्होंने वो वेट लिफ्टिंग के लिए भेजा। वेट लिफ्टिंग हमारा हो गया। वेट लिफ्टिंग होने के बाद वहीं उन्होंने रनिंग के लिए तैयारी की हुई थी तो वहाँ पे लगाया। अब वेट लिफ्टिंग तो आपने क्लियर कर दी, तभी आप रेस के लिए जा रहे हैं। लेकिन रेस में क्या हुआ, हमारा रेस तो हो गया, हमें बोल दिया गया कि आपका रिजल्ट हम 4 बजे लगाएंगे और आप इसे नेट पर देख पाएंगे। लेकिन नेट पे तो हम आज तक भी नहीं इसका देख पाए टाइमिंग, लेकिन स्टेटस जरूर दिखाते हैं नॉट क्वालिफाइड। ऐसे में क्या है कि अंदर से ये आता है कि भाई मैंने तो करीब 15 दिन अच्छे से प्रैक्टिस की थी और मैं अपनी प्रैक्टिस में पास भी हो रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ, टाइमिंग वगैरह क्या रहा जिसका मुझे पता नहीं चला। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक एक्स सर्विसमैन होने के नाते, एक रेप्यूटेड पर्सनैलिटी होने के नाते व्यक्ति ये सोच करके चलो यार ये भी जॉब ही है, और कोई भी जॉब यानी कोई भी काम तो छोटा होता नहीं है, अब ये ऐसे आया है अकस्मात से तो चलो इसको ही देख लेते हैं। लेकिन ऐसे में भी आदमी को एहसास तो अवश्य ही होता है कि मैं इस उम्र में ये सब कर रहा हूँ, तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, ये सोच कर के चलो यार मैं अपने बच्चों के वास्ते ही कर रहा हूँ। तो बच्चों के वास्ते एक फादर क्या क्या कर जाता है, क्या बर्दाश्त कर जाता है, ये आमतौर पर कोई भी लाइक नहीं करेगा बंदा कि ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बंदा जा रहा है या उसमें अपियर हो रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखिए काम कोई भी छोटा नहीं है, ये तो हमारी मन स्थिति है कि हम छोटा बड़ा मान लेते हैं, बिल्कुल मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी का मान लीजिए हो गया और वो नौकरी कर रहा है तो कोई इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि पेमेंट तो उसे अच्छा खासा मिल रहा है, सुविधाएं हैं, आने जाने के लिए जो ट्रेन में फैसिलिटी मिलती है वो है, हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी है, और आपका क्वार्टर फैसिलिटी है, पेमेंट वगैरह सही है। तो फादर्स डे के अवसर पर मैं अवश्य ही ये कहना चाहूँगा कि सभी बच्चों को, बच्चों के समतुल्य व्यक्तियों को एक फादर का महत्व अवश्य ही एहसास करना चाहिए, क्योंकि मैं जो स्थिति देखा वो जीवन में शायद ऐसी कभी नहीं देखा कि एक रात ऐसी भी गुजारनी पड़ेगी जिसमें कि कहीं ठहरने को नहीं मिलेगा, कहीं रुकने को नहीं मिलेगा, कहीं खाने की भी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, और सुबह आपको वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी देना है जिसमें वेट लिफ्टिंग भी करना है और रनिंग भी करना है। अब चूंकि 4 बजे बोला था और हमको ट्रेन पकड़नी थी, तो वो रेस का रिजल्ट देखे ही हम बगैर देखे ही चले आए थे।
और उसका खामियाजा हमें ये आज तक नहीं पता चल पाया कि इसमें हमें कितना समय लगा था, जबकि हम जो अपने वहाँ साथी थे, जिन चिरपरिचित लोग हो गए थे थोड़े ही समय में, बहुत सारे लड़के लड़कियां आए थे, उन सभी ने बहुत सारी लिस्टें हमें भेजी, लेकिन हमको अपना नाम ना तो क्वालिफाइड लिस्ट में मिला आज तक, ना ही नॉट क्वालिफाइड लिस्ट में मिला। तो ये कुछ क्षण ऐसे हमारे जीवन में आते हैं कि हमारी योग्यता, हमारा हुनर, हमारा धन, सब कुछ रखा रह जाता है, हमारे काम में नहीं आता। तो ये जिंदगी के कुछ ऐसे पल होते हैं जिनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि भैया ऐसा भी कभी हो सकता है। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। तो इसमें कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं है। जो आदमी जमीन पर रह सकता है वो आसमान में भी जा सकता है, जो आसमान में जा सकता है वो गेंद फिर से जमीन पर आएगा, जमीन के नीचे भी जाएगा, जा सकता है। तो ये सब है फादर्स डे के अवसर पर। इसी सब को मैं इसीलिए शेयर किया हूँ और मैं अपना रिजल्ट भी इसमें आपको दिखा ही रहा हूँ। तो सभी फादर्स और सभी बच्चे इसे अवश्य ही देखें। और जब आप देखते हैं 12-12 हज़ार लोग देख जाते हैं, लेकिन 12-12 हज़ार लोग देखने के बावजूद भी हमारे चैनल को ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कोई कमेंट करते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा करना चाहिए। बात पैसे की नहीं है कि हमें इससे पैसा मिलेगा और पैसे के लिए हम आपको ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अब चूंकि कोई भी काम कोई आदमी करता है तो काम करने का मकसद ही ये होता है कि उसको उसका प्रतिफल तो मिलना ही चाहिए। और प्रतिफल क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट ही होता है। जब सारे लोग काम करते हैं तो भैया पैसा लेते हैं। अब हम भी इसमें काम करते हैं, अपना एफर्ट डालते हैं, टाइम डालते हैं, और मुफ्त खोरी में ऐसे ही सारा चला जाए, यूट्यूब भी उसका सारा बेनिफिट लेता चला जाए, तो बताइए आपको अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए, ये सारी बातें कहने की नहीं है, ये तो अपनी तरफ से ही होता है, इनहेरेंट होता है। जब व्यक्ति को अच्छा लगता है तो वो लाइक भी करता है, सब्सक्राइब भी करता है, शेयर भी करता है। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि जो स्कूल जैसे अचानक से छूटा तो उससे मैं भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गया और मैं उतना ज़्यादा चैनल पर मेंटेन भी नहीं कर पाया। फिर एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आ गया 2022 वाला, ये फेस किया। ये फेस करने के बाद, ये सब सारा होने के बाद उन्होंने लास्ट में टाइपिंग टेस्ट में जो डाउन किया, तो इस सब से भी बड़ी विरक्ति हो गई। और मुझे ये काफ़ी एहसास हुआ कि एक फादर होने के नाते जैसे जैसे एज बढ़ती है, एक तो लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो नहीं, उनकी पढ़ाई का खर्चा बढ़ रहा होता है, शादी के लिए आने लगते हैं, और दूसरे जो हमारे सोशल रिक्वायरमेंट्स होते हैं रैंडमली, यानी अचानक से आ जाते हैं, तो आप जिसके लिए तैयार नहीं है लेकिन फिर भी आपको वो सब करना पड़ता है। तो ना चाहते हुए वो पैसा जो निकल जाता है, और आपका रिटायरमेंट के बाद जो पेंशनरी बेनिफिट होता है वो लिमिटेड होता है, उसी से सारी चीज़ें मैनेज करना, या आपके पास कुछ बचाया हुआ पैसा है उसी से मैनेज करना, तो इससे में काफ़ी सारी दिक्कत आती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक फादर काम के वास्ते काफ़ी ऐसे लेवल तक चला जाता है जहाँ पर कि हम नहीं सोचते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों से हम सुनते हैं, आप भी सुनते होंगे, कि ज़रूरत पर उसने वहाँ काम किया, उसने वैसा काम किया, उसने ऐसा काम किया। तो ये ऐसा होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, कहीं से कहीं आना जाना पड़ता है, और ये तो जीवन ही ऐसा है। फादर का जो किया हुआ कर्म धर्म है वो ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, उसको सिर्फ एहसास किया जा सकता है। क्योंकि एक समय के बाद ज़्यादातर लोग क्या अपने बच्चे ही कहने लगते हैं, अरे तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमने क्या किया। लेकिन करने वाला अपनी होल लाइफ, होल टाइम, होल हार्टेडली अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए ही डिवोट करता रहता है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए ही अपना समय डिवोट करता रहता है, जिसका कि एहसास बहुत कम लोगों को होता है। और जिनको होता है वो इस एहसास को समझते हैं और इसकी कदर करते हैं, और कदर अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि पिता के कर्मों का प्रतिफल अवश्य ही बच्चों को भोगना पड़ता है, और बच्चों का करा धरा जो भी होता है वो
पिताश्री को भी भोगना पड़ता है। चलिए इसी के साथ